हमारे रूबरू फ़िलहाल आपके रूबरू हाजिर होने वाले हैं आले जनाब डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब। मैं नहायत ही मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा तमाम तलबा व तालबात से जो भी यहाँ पर मौजूद हैं तो वो डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब को ज़रूर सुने, क्योंकि मेरी दानिश्त में ये वो बातें होंगी जो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत इनकलाब बर्पा करेंगी। आपके रूबरू डॉक्टर अताउर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर महफिल और दिगर मेहमानान इकराम, उर्दू किताब मेले में शरीक तमाम अहबाब, मुझे गुफ्तगू करना है यूपीएससी और यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम के हवाले से। यूपीएससी के हवाले से अशफाक उमर सर ने गुफ्तगू कर ली है, इसलिए मुनासिब ख्याल करता हूँ कि यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्टेट लेवल का सेट एग्ज़ाम, इसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। उससे कबल यूपीएससी ये कमीशन है और कई इम्तिहानात का इनेकाद ये करवाता है। उसमें से एक इम्तिहान है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए की सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज अभी डिसाइड होती है रैंक की बुनियाद पर, और रैंक डिसाइड होता है मार्क की बुनियाद पर। ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद इस कमीशन का आगाज़ हुआ। ये कमीशन अंग्रेज़ों के ज़रिए से बनाया गया है और हिंदुस्तान के कई उलमा और उर्दू नवाज़ शख्सियात ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। पहले इसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। बाद में जब दस्तूर नाफिज किया गया, आर्टिकल 315 टू 323, इसके ज़रिए से इसका नाम तब्दील किया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसका एक जुज़्व है सिविल सर्विसेज इम्तिहान। सबसे पहला सवाल, यूपीएससी क्यों करना चाहिए? दूसरा सवाल, यूपीएससी किसे करना चाहिए? तीसरा सवाल, यूपीएससी किस तरह करना चाहिए? क्योंकि जिस सफ़र के आप मुसाफिर बनना चाह रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा, क्या तरीक़े कार इख्तियार करना होगा और किस तरह उस मंजिल को पाना होगा। मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ अगर आप सफ़र का आगाज़ करेंगे तो यकीनी तौर पर आप मंजिल को हासिल कर लेंगे। असल में हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स उस वक्त जागरूक होते हैं जब हर साल यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, न्यूज़ आई, पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुए, तो एक आग जागती है, तो यार नेक्स्ट ऑफिसर मैं ही रहूँगा। और फिर कुछ उफ्ताद मचा रखी है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ ने, रॉडी राठौर, सिंघम, ये वो देखने के बाद नौजवानों में एक हौसला जागता है कि यार अब तो फिल्म ख़त्म हुई, अगले हफ्ते में हमारे शहर का आईएएस ऑफिसर यही रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। दुनिया अभी कोविड-19 से वाकिफ़ होने के बाद क्वारंटाइन सिचुएशन से वाकिफ़ हुई है, और एक उम्मीदवार की ज़िंदगी में क्वारंटाइन हो जाना ये सबसे अहम पार्ट है। दुनिया को ये महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नूरी मर गया, कोई नहीं है, ना समाज में, ना सोसाइटी में, ना सोशल साइट्स पर, ना गैदरिंग में, ना फंक्शन में। लेकिन साल भर, 2 साल भर, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो मंजर आम पर आए तो जिस हदफ का तायुन उसने किया था, अगर वो यूजीसी की फील्ड में गया है तो उसके हाथ में जेआरएफ का अवार्ड लेटर होना चाहिए। अगर उसने पीएचडी में इनरोल किया है तो उसके हाथ में डॉक्टरेट की डिग्री होना चाहिए। और अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गया है तो चौफुल्ली के ऊपर बैंड बाजे के साथ मालेगांव का एक दस्ता होना चाहिए,
जो उसका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार रहे। तो क्वारंटाइन जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक किसी भी मंजिल को हासिल करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर अंडा, एग ब्रेक होता है 2 जगह पर, एक मुर्गी के दरबे में और एक किचन में। किचन में जब अंडे को ब्रेक किया जाता है उसमें जो जिंदगी है वो बर्बाद होती है, और मुर्गी के दरबे में जब अंडा ब्रेक होता है तो उससे जिंदगी नमूदार होती है। दोनों जगह अंडे की किस्मत में फुटना लिखा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मुर्गी के दरबे में चूजा अंदर से चोंच मारकर बाहर निकलने की कोशिश करता है और किचन में हम नॉक करते बाहर से। इस तरीके से जिंदगी बर्बाद होती है। तो आपने मूवी देख ली या किसी आईपीएस की स्पीच सुन ली, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुन लिया और उसके बाद या अब्बू ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया आईएएस बन जाओ। ये जो नॉक है ना, ये नॉक बाहर से आ रही है, दस्तक बाहर से। आग तो अंदर से लगी होनी चाहिए। जब तक अंदर से आग लगी ना हो तब तक नताइज बरामद नहीं हो सकते। पूरा पैरामीटर जो है इसका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। आप हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी तालीम किसी भी ज़ुबान से हुई हो, प्रीलिम के लिए शर्त यह है कि आपका पेपर या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। इन्हीं 2 ज़ुबानों में इस इम्तिहान का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जनरल होता है। दोनों पेपर की मजमुई मार्क्स मिलाकर कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। एक आदाद शुमार आपको बताता हूं। करीब 1,40,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम के लिए अप्लाई किया। शिरकत करने वाले हैं 90,000 स्टूडेंट्स। पास आउट कितने हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 28,000। बाकी का रेशो खत्म। अब इन लोगों को बुलाया जाता है मेंस के लिए, मेंस एग्जाम लिखने के लिए। मेंस में होते हैं 9 पेपर। पेपर ए, पेपर बी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर ए में आता है इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? तो आइन के 8वें शेड्यूल में जो 14 ज़ुबानें दर्ज है और जो ज़िमनी ज़ुबानें हैं जिन्हें मिलाकर 22 ज़ुबानें होती है, उसमें से किसी एक ज़ुबान का इंतखाब आप इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं, पॉकेट में नोट होंगी, निकाल लीजिए। गवर्नर की दस्तखत के ऊपर जो 14 ज़ुबानें दर्ज है वो सब के सब आइन में दर्ज शुदा ज़ुबानें हैं। कोई भी नोट हो उसके ऊपर ये 14 ज़ुबानों में उस नोट की कीमत दर्ज होती है। तो किसी एक का इंतखाब आप कर सकते हैं। पेपर बी कंपलसरी इंग्लिश। तो पेपर ए, पेपर बी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं और दोनों में आपको सिर्फ लाना है 35%। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं, कर ले तो बहुत बेहतर, लेकिन ये 2 पेपर की मार्क्स आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होती है। पैरामीटर को समझिए। पहले प्रीलिम दिया, पास आउट होने वाले आए मेंस के लिए। मेंस आप 9 पेपर पूरे लिखेंगे, लेकिन पूरे बच्चों के पेपर चेक नहीं होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर के पेपर जिसने पास किया है उन्हीं स्टूडेंट्स के पेपर चेक होते हैं जो बकाया 7 पेपर होते हैं। अब उसमें 7 पेपर में पहला पेपर होता है एस्से राइटिंग। सिर्फ 2 सवाल आते हैं, 125 मार्क्स का एक सवाल। मतलब स्टडी है लिखो, नहीं है आउट। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में। 125 मार्क के पेपर होते हैं। बाद में GS1, GS2, GS3, GS4 कितने पेपर हो गए? 5। 2 पेपर बाकी रह जाते हैं जिनकी मार्क्स रिजल्ट में काउंट होती है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत सारे हैं, उसमें आप इंडियन लैंग्वेज का इंतखाब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक उर्दू से है तो मैं इंडियन लैंग्वेजेस में यानी पेपर ए में वहाँ पर भी उर्दू ले सकता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी उर्दू का इंतखाब कर सकता हूँ। मेंस के जो 7 पेपर होते हैं वो सब के सब 250 नंबरों पर मुश्तमिल होते हैं। अभी जो मैंने आदाद शुमार आपके सामने पेश किए थे 28,000 मेंस लिखने वाले हैं। इनके पेपर चेक होते हैं और इनको बुलाया जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए। कितने लोगों को बुलाया जाता है? 2700 या 2800। फॉर्म कितने स्टूडेंट्स ने फिल किए थे? 1,40,000। इंटरव्यू में कितने आ रहे हैं? 2700, 2800।
इनका इंटरव्यू होता है। 275 नंबरों पर मुश्तमिल इंटरव्यू होता है। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर होता है 700 लोगों का, 800 लोगों का, इतने ही स्टूडेंट्स, इतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते। हाईएस्ट अभी रैंक नंबर्स गए थे 900। अभी यहाँ पर नीट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उसमें मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात हो रही थी। बड़ा बेहतरीन वो शोबा है। आज भी हिंदुस्तान में नंबर ऑफ पेशेंट पर जो डॉक्टर का रेशो है वो बहुत कम है। अभी भी सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन आप ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे करियर का इंतखाब करना है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। पहली चीज़ सैलरी, भाई कुछ भी हो, आज के दौर में इंसान चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करता है ना। तो करियर का इंतखाब करना है तो पहली चीज़ देखी जाती है सैलरी, दूसरी चीज़ स्कोप, तीसरी चीज़ एक्सपोजर, चौथी चीज़ समाज सोसाइटी में स्टेटस, पांचवी चीज़ हॉलीडेज कितने मिल रहे हैं। आखिरकार फैमिली लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है, उसको भी टाइम देना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब एक नीट का एस्पिरेंट 1 करोड़ रुपया दे रहा है, वो भी एकदम किनारे की कॉलेज में, है ना। उसके बाद 5 साल 7 साल पढ़ाई कर रहा है, फिर अब्बू अपनी प्रॉपर्टी बेच के ज़मीन खरीद रहे हैं, उस ज़मीन के ऊपर बैंक से लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और पेशेंट से ले रहे 300 रुपया। सुबह से शाम तक आ रहे 8 पेशेंट, 10 पेशेंट, 15 पेशेंट। रात में बेड पे जाने के बाद वो खुद गोली खा रहे हैं माजिद सर की, डिप्रेशन की। पहले से टेबलेट ले रहे हैं दिमाग को खुश रखने के लिए। अरे लाखों करोड़ रुपया लगा दिया, 300 के हिसाब से 10 पेशेंट चेक के हाथ में 3000 रुपया आ रहे हैं। तो इतना आउटपुट देने के बाद आउटपुट क्या है? और इतना होने के बाद भी वो एक प्रीमाइसिस का इंचार्ज है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, एक प्रीमाइसिस का, एक लोकेलिटी का। लेकिन अगर ये एग्जाम, ये जो 700-800 स्टूडेंट्स पास करते हैं, तो इनको एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक मोहल्ला, एक शहर नहीं दिया जाता है। इनके हाथों में सौंपा जाता है पूरा ज़िला, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये संभालते हैं, और यहाँ पर काम करने के मौके इन्हें ज़्यादा मैसर आते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी यूपीएससी एग्ज़ाम के हवाले से। अब एग्ज़ाम समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, मंजिल हमारे सामने है। कट ऑफ कितना जाता है? अगर मैं टीना डाबी की एग्जांपल दूं, टीना डाबी को ओवरऑल जो मार्क्स होती है 2025, उसमें से मिली थी 1050, मतलब करीब करीब नियर अबाउट 50% मार्क्स चाहिए। अब एक कैलकुलेट कीजिए आप, प्रीलिम आपने पास कर लिया, क्वालिफाइंग पेपर में पेपर है, पेपर भी वो आप पास हो गए। अब बचते 7 पेपर, 7 पेपर में मार्क्स आपको मिलानी है 250 पर पेपर। हाईएस्ट नंबर है, मतलब जो इंडिया का ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, उसकी मजमूई मार्क्स कितनी है? 1050। और जो लोअर लेवल पर आता है 650, 700, 752, ये लास्ट नंबर, उसकी मार्क्स होती है 560, 610, 620। मतलब अगर आपने 600 नंबर या 650 नंबर भी हासिल कर लिए तो आपका लास्ट रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर 1000 हासिल कर लिए तो टॉप लिस्ट में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। उर्दू ऑप्शनल की बात करता हूँ, 250। अब तक पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ऑप्शनल से जो हाईएस्ट मार्क्स गई है वो 325 गई है। 500 मार्क्स है तो उर्दू, जैसे मालेगांव में एक ट्रेंड चला ना, अभी उर्दू तो है, तो ये वो उर्दू है ही नहीं। ये खाम ख्याली है कि हमने उर्दू की इतना आसान तस्वुर कर लिया है। एक म्यारी ज़ुबान है उर्दू, और उसमें स्कोर करना वो काफ़ी कठिन होता है। 325 अब तक की हाईएस्ट मार्क्स गई है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के। हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपको मिलती है या किसी कैंडिडेट को मिलती है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स यहाँ पर उन्होंने हासिल कर ली। अब बाकी बचते 5 पेपर, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। कितनी हासिल करना चाहिए? अगर 50% भी हासिल करते हैं 125, ये भी मत काउंट करो, आपको हासिल करना है 70 मार्क्स एक पेपर में। 70 मार्क्स, 70 आपको 5 पेपर में हासिल करना है। 350 मार्क्स आपने हासिल कर ली। ऑप्शनल में आपने ली है 300, इन पेपर्स में आपने ली है 350, टोटल कितनी हो गई? 650। अब आप फॉरेस्ट ऑफिसर थोड़ी बनेंगे,
जब आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, नीचे का रैंक आएगा तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मिलेंगी या कस्टम सर्विसेज मिलेंगी। कस्टम है तो सरहद के किनारे, वो समंदर के किनारे वहाँ रहो, या फिर फॉरेस्ट में देखते रहो सहराओं को, जंगलों को। यूपीएससी बनना है ना तो वो आग जो है ना, देखो बाज मर्तबा जो 1 to 99 रैंक होल्डर होते हैं उन्हें आईएएस की पोस्ट मिलती है। आईएएस सबसे सुप्रीम पोस्ट है, उसके बावजूद भी वो नहीं लेते हैं, वो लेते हैं आईपीएस। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर आईएएस सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जिनमें एक खास किस्म का कीड़ा होता है ना, वो आईपीएस की तरफ जाते हैं। वो क्या कीड़ा है वो बताता हूँ। अभी इस महफिल में अगर कोई एक आईएएस आया, किताब खरीदा, चला गया, किसी को कानो कान खबर होगी, नॉर्मल ड्रेस में एक आईएएस आया, लेकिन वो जो चाहिए ना, गली से गुजरने के बाद भी अरे एक आईपीएस जा रहा है, वो हॉर्न के साथ, वो साउंड के साथ, वो रोब, वो गलगला है ना, जिसके आगे पीछे एक दो गाड़ियाँ हो, तो ये कीड़ा अगर है तो फिर वो आईपीएस की तरफ जाते हैं। और ये इसको कीड़ा नहीं कहेंगे, वो एक मोटिवेशन का एक जज्बा है ना, वो गर्रा जो चाहिए। देखो अगर घर के सामने बर्गमैन भी खड़े रहे तो ठीक है, लेकिन वहीं पर कावासाकी निंजा हो, 2-3 थार लगी हो, बोलेरो लगी हो, तो उसका जो फीलिंग का जो चीज़ है ना, वो कुछ मुख्तलिफ है। अभी फील करने वाली बातें हैं, ये हर एक का सोचने समझने का अंदाज जो होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है। वरना बहुत सारे असातिज़ा ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साइकिल पे हेड मास्टर बन के भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन बहुत सारे प्यून हजरात भी ऐसे होते हैं कि वो मस्त नई बाइक और आईफोन 15 प्रो मैक्स उनके पॉकेट में होना चाहिए। तो हर किसी के देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया मुख्तलिफ है। अभी आपने हासिल कर ली 650, अभी भी आपके पास मार्क्स बाकी है इंटरव्यू की 275। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज की जांच नहीं होती है, क्योंकि नॉलेज जांच कर ली गई है प्रीलिम में, क्वालिफाइंग में और मेंस में। यहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका पैशन, आपका स्टेमिना, आपकी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है कि वाकई में जो सिचुएशन आपके सामने आएंगी इन फ्यूचर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी सिटी में, तो क्या आप उसे हैंडल करने के लिए तैयार हो। एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाते हैं यूपीएससी के लेक्चर्स के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि मेरा पढ़ाया हुआ खुद एक स्टूडेंट इस वक्त आईएएस की पोस्ट पर विराजमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया है। और आपकी दुआ से, शायद नाम नहीं लेना ज़्यादा बेहतर होगा, दिल्ली में जो एकेडमीज चलती है, मैं वहाँ पर ऑनलाइन यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल को पढ़ाता हूँ, वहाँ के पेपर को भी सेट करता हूँ, और उसमें से एक रिजल्ट अल्लाह के फजल से उर्दू ऑप्शनल के साथ, है ना, और स्टूडेंट्स ने पास किया होगा, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि उर्दू ऑप्शनल के साथ उसने इस एग्ज़ाम को कामयाब किया है। तो ये इस तरीके से अगर आप पैटर्न बनाते हो तो आप आसानी के साथ पहुँच सकते। दूसरा मेरा टॉपिक है यूजीसी नेट, बस 2 मिनट में उसको ख़त्म करता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ज़ेर इंसराम ये एग्ज़ाम मुनक्किद होता है। पहले यूजीसी मुनक्किद किया करते थे, फिर सीबीएसई बोर्ड लेने लगा, फिर उसके बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस इम्तिहान को कंडक्ट करती है। साइंस के लिए अलग पेपर होता है, आर्ट्स के लिए अलग पेपर होता है, दोनों की बॉडी अलग अलग है। कौन एग्ज़ाम दे सकता है? जो मास्टर डिग्री कर चुका है या मास्टर डिग्री में अपीयर है, चाहे वो फर्स्ट सेम में ही क्यों ना हो, वो ये इम्तिहान दे सकता है। अभी जो 4 ईयर का बैचलर आया है, वो बैचलर में अगर कोई अपीयर्ड है और वो लास्ट सेम में है, तब भी वो इस इम्तिहान को दे सकता है। पहले इसमें 2 कैटेगरी थी, अब इसमें 3 कैटेगरी आ चुकी है। फर्स्ट कैटेगरी है यूजीसी नेट जीआरएफ। जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है एसआरएफ में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जीआरएफ और एसआरएफ क्या है? जीआरएफ एसआरएफ ये है कि एक मरतबा आपने इम्तिहान को कामयाब किया, टॉप 6% कामयाब होते हैं, टॉप 1% को जीआरएफ दिया जाता है। जीआरएफ का मतलब ये होता है जिस लड़के ने उस इम्तिहान को कामयाब किया, हुकूमत हिंदुस्तान की जानिब से उसे पीएचडी मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 32 लाख रुपया दिया जाता है। उस 32 लाख में वो रिसर्च भी करेगा और पूरा प्रोसेस उसी में होगा। पता नहीं मुझे ऑन माइक ये बात कहना चाहिए कि नहीं, कि मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मेरे कानों तक बात आई है कि बाद स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, 32 लाख मिला तो 2, 5, 7 लाख में थीसिस का काम कर लिया, 5 लाख में घर बना लिया, 10 लाख में अपने भाई का एक सेटअप खड़ा कर दिया और 10 लाख में किसी स्कूल में डोनेशन देके टीचिंग की जॉब भी हासिल कर ली।
तो इस तरीके से परफेक्ट प्लान जो है वो अब ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्दीक मैं शॉर्टकट बता हाँ तो मैं इसे तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। और आपकी दुआ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इस मरतबा का जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ और पिछले जो चंद महीनों से पढ़ा रहा हूँ, तो करीब 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर, मेरी निगरानी में यूजीसी नेट इम्तिहान को कामयाब किया है। और इस मरतबा गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें 12.5 करोड़ रुपया दिया गया है पीएचडी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो मौके बहुत सारे हैं, फेलोशिप बहुत सारी है, आप वहाँ पर जाकर अच्छा खासा यानी अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी यूजीसी नेट जीआरएफ की, दूसरी कैटेगरी यूजीसी नेट की। पहला बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, पीएचडी भी कर सकता है। दूसरा बंदा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा, पीएचडी भी अप्लाई कर सकता है लेकिन उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तीसरी कैटेगरी इस वक्त लॉन्च की गई है ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, फेलोशिप भी उसको नहीं दी जाएंगी, वो अपने जेब खास से खर्च करते हुए पीएचडी में एनरोलमेंट कर सकते हैं, पीएचडी में दाखिला ले सकता है। तो ये 3 कैटेगरी उसके लिए मुख्तस की गई है। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अब 2 पेपर हो गए। पेपर फर्स्ट होता है जनरल पेपर होता है, 92 सब्जेक्ट्स में पूरे हिंदुस्तान भर में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और तमाम के तमाम 92 सब्जेक्ट्स का जो पेपर फर्स्ट होता है उसका सिलेबस सेम होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट और आईसीटी, ये सबका सेम होता है। पेपर सेकंड सब्जेक्टिव होता है, जैसे मेरा उर्दू है तो उर्दू पेपर होगा, खान सर का स्पोर्ट्स है तो सर का स्पोर्ट्स होगा। अभी उसके अंदर 2-3 नए सब्जेक्ट भी ऐड किए गए, योगा वगैरह सब अभी उसके अंदर ऐड किया गया है। तो पेपर सेकंड सबका अलग होता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की मजमूई मार्क्स मिलाकर कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। टॉप 6% को क्वालिफाई करार दिया जाता है, क्वालिफाइड करार दिया जाता है। जैसे 100 स्टूडेंट्स ने शिरकत की तो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स पास होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 7वें स्टूडेंट्स फेल है, 7वें स्टूडेंट्स ने भी 60% हासिल किया है, 70% हासिल किया है, लेकिन क्राइटेरिया ही ऐसा है कि सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया जाएगा, इसलिए 7वां बाय डिफॉल्ट फेल हो जाता है। और इसमें टॉप 6 में से 1% स्टूडेंट्स को मिलता है जीआरएफ। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, अगर कोई करना चाहता है कि आपका शुमार जीआरएफ की लिस्ट में होना चाहिए। उसके भी तरीक़ेकार होते हैं, उसके भी पैरामीटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसके अंदर कुछ शोशे, कुछ शोबे ये निकल कर आ सकते हैं कि यार ऐसे मालेगांव में तो कई स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट कर चुके हैं, सर्विस वगैरह कुछ नहीं है ना, या यूजीसी नेट करके क्या मिलेगा, या पीएचडी करके क्या मिलेगा। ये असल में कम हिम्मती की कुछ अलामत होती है। और वो बोलते हैं ना, क्या मुहावरा है, कुछ बनिया ढीला कुछ गुड़ गीला, है ना, वो एबिलिटी की कुछ कमी होती है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक तरीके से उसका जो पैटर्न है वो रट्टाफिकेशन की तरफ है। अब कुछ चीज़ों को याद कर लो, एग्ज़ाम में जाओ, पास होकर आप आ जाएंगे, लेकिन उनसे बेसिक सा कंसेप्ट, जैसे हुरूफ शमसी, उलमाए किराम भी मौजूद है, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, दोनों 14-14 है। एक में अलिफ लाम को पढ़ा जाता है, एक में नहीं पढ़ा जाता है। तो भैया एक में पढ़ा जा रहा है तो दूसरे में सौतेला सुलूक क्यों? तो वो फलसफा, उसके पीछे कुछ सबब है ना, कुछ वजह है। पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ा है, तो फलसफा ही नहीं मालूम होता है। जबकि मौके बहुत सारे, प्राइवेट वैकेंसी निकलती है, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है, सिजबी बेस पर निकलता है। और सबसे बेहतर, मैंने पहले भी कहा था, नज़र कहाँ होनी चाहिए? आउटपुट पर। भैया पैसा, मैं भले वो मैं कुर्ता पहना हूँ, टोपी पहना हूँ, बाद में पैसे की करूँगा, और वो सही भी है। मतलब आप भले उसको बुरा माने, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, 3:30 बजे उनको बुखार आता है, गली का डॉक्टर वो 7 बजे आने वाला है, तो मेरी अम्मी बुखार में 7:30 बजे तक उसकी इंतज़ार करे? नहीं, मैं 3:30 बजे गांव के मशहूर डॉक्टर को फ़ोन करूंगा कि सर अम्मी की तबीयत ख़राब है, या तो आपके यहाँ बस की सर्विस है तो आप बस भेजो, या तो आप आओ। आप वहाँ पे 1500 लेते, मैं आपको 3000 दूंगा। वो अम्मी से ज़्यादा 3000 रुपया नहीं है। मेरी अम्मी जब बेड पर है तो वो जाकर गैस सिलेंडर के ऊपर पानी गर्म नहीं करेंगे, वो बैठे बैठे एलेक्सा प्लीज टर्न गीजर ऑन। तो ये सर्विस होना चाहिए उनको। उन्हीं ने
हमें इस मनसब तक पहुंचाया है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए और वो इसी से फुलफिल हो सकता है। तो खैर वक्त ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब